नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम आपके लिए सीएचओ का कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जितने भी आप एस्पायरेंट हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की पोस्टें आती हैं, चाहे वो यूपी है, एमपी है, गुजरात है, बिहार है, ऑल ओवर इंडिया सीएचओ की वैकेंसीज आती हैं। तो उसमें जो है हमने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसको हमने क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू सीरीज के तौर पर हमने सारे जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ से सीएचओ में क्वेश्चन पेपर बनता है, तो करवाया है। तो ये वीडियो सीरीज पूरे देखिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कहीं पर कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। और हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सीएचओ से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये है, यूनिट 1। तो ये सबसे पहला जो हम कर रहे हैं, इसमें जो ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर वाइज हम इसको करेंगे, टॉपिक वाइज जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका देख रहा है, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से हम ये क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका ये है। ये जो चैप्टर है, हम इसी चैप्टर में यूनिट 6 यूनिट है, टोटल 6 यूनिट का ये वीडियो है अभी। और इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो पहला कोई क्वेश्चन है आपका, वो इसकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट दैट प्रमोट हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। तो कौन सा है इसमें से जिससे हेल्थ प्रमोशन और वो होता है? तो इसमें से देखिए, आप अगर कम्युनिकेबल ये इन्फेक्शन को रोकते हैं, उससे हेल्थ प्रमोशन होगा, बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और वाटर, सेफ वाटर प्रोवाइड करते हैं, उससे होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से पर्सनल हाइजीन और एजुकेशन से होगा। ठीक है, तो सभी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम जो है 1400 बीसी में ये इंडियन पद्धतियां हैं। ठीक है, आयुर्वेदा और सिद्धा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको आयुष पद्धति है उसको फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा और नेचुरोपैथी। ठीक है, और यू फॉर यूनानी। ठीक है, और एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो ठीक है, ये सारे को आयुष प्लस एलोपैथिक जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, इसका वो चलता है कॉम्बिनेशन कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनानी जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये ग्रीक सिस्टम मेडिसिन जो यूनानी है, ये पद्धति चिकित्सा की जो है मुस्लिम्स ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1943 में बोर कमेटी के गठन किया गया था। और बोर कमेटी से संबंधित ये बोर कमेटी को अन्य नाम आपको आना चाहिए। बोर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ हेल्थ प्लानिंग हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन है इनमें से, तो बोर कमेटी आप देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अन्य जो कमेटियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अन्य कमेटी को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, भाई भाई मेरा छोटा मौज मौज करे से। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप और जो अन्य कमेटी हैं वो याद कर सकते हैं। मैं कैसे बताता हूँ इसको। भाई मतलब बी फॉर बोर, मेरा मुदलियार कमेटी। ठीक है, छोटा सी फॉर चड्डा, और मौज एम फॉर मुदलियार। ठीक है, एम फॉर मुखर्जी, ये पहला वाला एम मुदलियार है, देन मुखर्जी है। ठीक है, जॉ फॉर जंगल वालिया कमेटी, मौज कौरे यानी के फॉर करतार सिंह, करे से सौ से ये हो जाएगा भाई मेरा छोटा मौज करे से श्रीवास्तव कमेटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है CHEB का फुल फॉर्म क्या है? तो CHEB का है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, CHEB सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। कोई बंदा है अनवेल अगर फील हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलनेस।
ठीक है। उसी प्रकार से डिजीज क्या होती है, डिसईज यानी फीलिंग ऑफ अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट। ठीक है। मोर्टेलिटी मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स जो वो लीव कर रहा है। ठीक है। मोर्टेलिटी रेट होता है यानी कितने पर 1000 कितने डेथ हुई। ठीक है। डेथ रेट बोलते हैं मोर्टेलिटी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। तो हेल्थ के जो है 8 डायमेंशन होते हैं। तो कुछ आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, वोकेशनल होता है। ठीक है। ये सारे हेल्थ के जो है डायमेंशंस हैं। 8 डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। तो ये कौन सा डायमेंशन कहलाता है, सोशल हेल्थ डायमेंशन। ठीक है। जब कोई बंदा क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंटरपर्सनल टाइज करता है, आपस में अपने समाज के प्रति जो लोग हैं उनके कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन होता है, तो सोशल हेल्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। ये डिजीज कॉजेशन की थ्योरी इनमें से कौन सी है, कॉन्टेजियन थ्योरी है। कॉन्टेजियन मतलब कॉन्टैक्ट में कोई पर्सन अगर डिजीज है, इन्फेक्टेड है, अगर हम उस कॉन्टैक्ट पर्सन में आ जाएंगे तो कॉन्टेजियन थ्योरी में ये दर्शाया गया है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को डिजीज हुआ है, अगर कोई नॉर्मल बंदा या अनहेल्दी बंदा या लो इम्यूनिटी का उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको भी वो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली कोच पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो हेनली कोच पोस्टुलेट क्या एक्सप्लेन करता है, ये करता है जर्म थ्योरी को। ठीक है। जर्म थ्योरी है, हेनली कोच वो करता है। ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जर्म थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है उसी प्रकार से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में आप एक ट्राइंगल देखते होंगे, तो ट्राइंगल में आपका क्या होता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है कोई भी डिजीज ट्रांसमिशन के लिए। ठीक। नेक्स्ट है एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जब हम जहाँ हम प्रिवेंशन करते हैं और वो करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो सेकेंडरी स्टेज में आती है। ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक। तो सेकेंडरी स्टेज में हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है। प्राइमरी में क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, स्क्रीनिंग वगैरह सब ये प्राइमरी में करते हैं। ठीक है। टर्शरी में क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन। ठीक है। ये सारी आपको कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी और एन एबेरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो कई बॉडी का पार्ट लॉस हो गया, कोई एनाटॉमिकल पार्ट डैमेज हो गया बॉडी का, तो उसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट। ठीक है। डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल है बंदा, मतलब उसको फंक्शन करने में प्रॉब्लम है। ठीक है। और हैंडीकैप्ड मतलब वो पूरी तरीके से वो पार्ट है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है और हैंडीकैप्ड को पहले हम अब आजकल की टर्मिनोलॉजी में हैंडीकैप्ड को क्या बोला जाता है, हैंडीकैप्ड को बोला जाता है दिव्यांग। ठीक है। दिव्यांग, दिव्यांग। ठीक है। पहले से इनको कुछ दूसरा वर्ड होता था, लेकिन दिव्यांग भी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेंड एमएलएचबी वुड ब्रॉडली बी एक्सपेक्टेड टू। एमएलएचबी का फुल फॉर्म होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का क्या काम है, ये सारे काम है, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके साथ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एमएलएचबी को ही इनडायरेक्टली सीएचओ कहा जाता है बहुत सारे स्टेट में, जैसे हमारे उत्तराखंड स्टेट में जो है एमएलएचबी और सीएचओ ऑब्लिक करके लिखा जाता है, दोनों ही यहाँ पर चलता है। ठीक है। और आपको बोल दें सीपीएससी कार्यक्रम होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सेकंड यूनिट है, हम चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसकी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी है। उसमें 6 यूनिट्स हैं। तो सेकंड यूनिट है आपकी हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। यानी हेल्थ केयर प्लानिंग में जो जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, जो जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, और उनका अपने सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, स्टेट पे क्या होता है, लोकल लेवल पर क्या होता है। ठीक है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल का आपने देखा सब सेंटर होता है, फिर पीएससी होता है, फिर सीएससी होता है, फिर आपका मेडिकल कॉलेज या रिसर्च हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ठीक है। इस टाइप से चलता है, तो ये हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन इसका, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर। तो इसमें से मैन पावर भी चाहिए, मनी भी चाहिए, मटेरियल, सभी रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। आंसर इसका। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ। तो प्लान हम कोई भी करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक होता है, कोई भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, संचालन करना ना। तो संचालन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले प्लान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो 5 मेजर सेक्टर्स हैं, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट और एनजीओ, इस टाइप के जो आपने चार्ट होगा कम्युनिटी में देखा होगा, कम्युनिटी की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और एपेक्स हॉस्पिटल इन विच लेवल ऑफ एनआरएचएम केयर किस लेवल में आते हैं। तो ये आते हैं टर्शियरी लेवल, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर आपके सब सेंटर हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, यहाँ आएंगे। सेकेंडरी लेवल पर जो फर्स्ट रिफरल सेंटर यूनिट होगी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, ठीक है। टर्शियरी लेवल पर ये चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएचएनडी। वीएचएनडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वीएचएनडी का मतलब होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर जो डेज होते हैं हमारे, वीकली डेज, या सपोज सैटरडे को जो है ये आंगनवाड़ी में विजिट करके वहाँ पर क्या करते हैं, विलेज पीपल का हेल्थ चेकअप किया जाता है, ठीक है। एएनसी चेकअप किया जाता है, बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वीएचएनडी की एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक। तो ये क्या है, जनरली वंस इन ए मंथ जो है जरूरी होती है करवानी, ठीक है, विलेज लेवल पर। और ये सीएचओ का जो इंसेंटिव वाला पॉइंट है उसमें भी ये वीएचएनडी इंक्लूडेड है। उसमें मिनिमम आपको 2 वीएचएनडी करनी पड़ती हैं ताकि आपका जो इंसेंटिव जो क्राइटेरिया है वो मीट हो सके, ठीक है। और पहले मैक्सिमम जो है आपको 4 वीएचएनडी आप अटेंड कर सकते हो, इन केस अगर आपकी जो है ओपीडी जो है अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही सेंटर से, तो आप वीएचएनडी यानी आउटरीच में जाके इसको कर सकते हो। इसको वीएचएनडी को आप एज ए अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो अपने कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टाइप बी पीएससी डिलीवरी लोड ऑफ। तो टाइप बी पीएससी जहाँ इसमें डिलीवरी लोड कितना होता है, 20 से ऊपर जो डिलीवरियाँ हो रही हैं, तो टाइप बी पीएससी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए पीएससी जो है कितने, एक पीएससी में कितने से पॉपुलेशन आती है। तो आपको सबको पता है पीएससी में 20,000 से 20,000 हिली एरिया में और 30,000 जो है आपका प्लेन्स में, ठीक है, ये आती है। और इसके अंदर एक पीएससी के अंदर कितने होते हैं, 6 सब सेंटर होते हैं, ठीक है। और कितने बेड होते हैं, 4 बेड्स होते हैं, ठीक है। और स्टाफ कितना होता है, 15 स्टाफ होता है, ठीक है। ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से सीएससी का भी आप देख लीजिए, यहाँ पर सीएससी में जो है आपकी पॉपुलेशन 80,000 टू 1,20,000 होती है, ठीक है। और बेड जो है 30 बेड्स होते हैं, स्टाफ जो है 25 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सीएससी को क्या है, इट इज अ फर्स्ट रिफरल सेंटर, ठीक है। फर्स्ट रिफरल यूनिट जो है ना, फर्स्ट रिफरल यूनिट है सीएससी, और फर्स्ट रिफरल सेंटर जो है वैसा वर्षा है, ठीक है। फर्स्ट रिफरल यूनिट मतलब जहां आप भेजोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने होते हैं, 6 लेवल होते हैं, ठीक है। 6 लेवल में जैसे ब्लॉक का आएगा, तालुका आएगा, ठीक है, और उसके बाद विलेज लेवल आएगा, फिर पंचायत लेवल पर आएगा, ठीक है। इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। तो ऑफिशियल ऑर्गन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी आता है, ठीक है। और आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आता है। तो सभी जो है नेशनल लेवल हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीएससी का पॉपुलेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, उसके साथ मैंने कुछ अन्य फैक्ट भी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीएससी। सीएससी के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सब इनमें से ये स्टाफिंग तो पीएससी का फंक्शन है, ठीक है। स्टाफिंग पीएससी का फंक्शन है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है सीएससी का फंक्शन है, इनमें से ऑप्शन में से। वैसे तो पीएससी लेवल पर भी जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुटेबल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है रीजनल डायरेक्टर इन स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो रीजनल डायरेक्टर जो है ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है ऑल द ब्रांचेज ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सपोज रीजनल डायरेक्टर है किसी एरिया का, ठीक है, कोई स्टेट है, स्टेट में उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर फिर हेल्थ सेक्रेटेरिएट आता है, सेक्रेटेरिएट के अंदर फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है, उसमें भी फिर रीजनल डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो रीजनल डायरेक्टर मीन्स पर्टिकुलर एक रीजन को वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो गया, और अब हम नेक्स्ट यूनिट जो है, हमारी थर्ड यूनिट जो है
इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन वाली यूनिट जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा जो है आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो WHO का स्टेटमेंट है, ठीक है। WHO क्या है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल को हुई थी 1939 में, ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक। तो ये है WHO की डेफिनेशन है पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल वाटर मतलब जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो कैसा होना चाहिए, ऑर्डरलेस, यानी कोई इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, और टेस्टलेस होना चाहिए, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं कलरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन and all the pollution that object or activity might cause throughout its life cycle। तो ये कोई भी जैसे इंडिविजुअल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जब से उसका प्रोडक्शन हुआ है, जब से वो पैदा हुआ है, जब तक वो नष्ट ना हो जाता, तो ये कौन सी थ्योरी कहलाती है, ये थ्योरी कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल टू ग्रेव यानी झूले से लेकर कब्र तक, ठीक है। क्रेडल मीन्स झूला, ठीक है। तो बच्चा जो जब पैदा होता है तो उसको क्रेडल में वो करते हैं, सुलाते हैं ना, और जब बच्चा बड़ा होकर मर जाता है तो उसको कब्र खोद के उसको वो कर देते हैं, या तो जला देते हैं या वो कर देते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है क्रेडल टू ग्रेव। उसी तरीके से कोई पॉल्यूटेंट होता है, सबसे पहले उसका उत्पादन होकर फिर धीरे धीरे अंत में वो इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओवर क्राउडेड हाउसेज कॉजेज। तो जो ओवर क्राउडेड हाउसेज हैं वो क्या कॉज करते हैं, ये पूछ रहा है। तो ओवर क्राउडेड हाउसेज जो हैं आपके, जब एक पर्टिकुलर मानक होता है ना कि एक पर्सन के लिए इतना फ्री स्पेस या इतना स्पेस एक पर्सन ऑक्यूपाई करता है, अगर उसके मानक के अनुसार नहीं बने हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेफ वाटर इज। तो सेफ वाटर क्या है, हार्मफुल केमिकल से फ्री, प्लीजेंट टेस्ट होगा और उसको सुटेबल होगा डोमेस्टिक पर्पज के लिए। सारी क्वालिटीज जो है सेफ वाटर की हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो जो जहाँ पर सपोज आपका हैंड पंप है या कुआं है, तो मिनिमम सोर्स कम से कम जो, अगर कूड़ा अगर आप वहाँ फेंक रहे हैं या कोई गंदगी नाला है कुछ है, तो 15 सेंटीमीटर जो है 15 मीटर की दूरी लगभग या उससे ज़्यादा की दूरी मानक के अनुसार ये होनी जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि ये जो है वाटर मिक्सिंग का खतरा रहता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिसाव होता है पानी का सॉइल के अंदर ऑब्जॉर्ब, तो वहाँ जो है कंटामिनेटेड वाटर आपके जो ड्रिंकिंग सोर्स ऑफ वाटर है, वेल है, हैंड पंप है, तो उसको क्या कर सकता है, पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। इसलिए 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, डिजीजेस कॉज बाय इंसेक्ट वेक्टर स्पेशली मॉस्किटो दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर आर। तो जो भी मॉस्किटो जो पानी में, गंदे पानी में, रुके हुए पानी में और ये फीड करके वहाँ पर होते हैं, तो वो क्या वो हो जाएगा, उससे क्या होगा, वाटर रिलेटेड डिजीजेस कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SODIS रिलाइज ऑन डैश टू किल बैक्टीरिया। तो ये है सोलार एनर्जी डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर जो है, SODIS होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इसमें कि सन की एनर्जी से जो है हम सोलार एनर्जी का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम परमैंगनेट जो है यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ। तो पोटेशियम परमैंगनेट को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डिसइंफेक्टेंट के लिए करते हैं यूज हम, KMNO4, ठीक है। जैसे अभी कोविड चला था, तो कोविड में क्या करा था कि जो भी हम फल सब्जियां वगैरह लेके आ रहे थे, तो उसको पहले क्या कर रहे थे हम, डिसइंफेक्ट कर रहे थे ना, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो है उस जो हैंडलिंग वगैरह उसमें जो है वायरस को जो है कुछ प्रत्येक इतने घंटे तक जो है लाइव रह सकता है, तो उसको डिसइंफेक्ट किल करने के लिए क्या कर रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मार्केट में खूब बिक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनेट टेस्ट, जिसे हम OTA टेस्ट जो बोलते हैं, तो और ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसको जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एसिड रेन इज ए ग्लोबल इफेक्ट ऑफ। तो एसिड रेन जो है आपको पता होगा SO2 और NO2, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ बन के,
ठीक है। और ये काफ़ी बिल्डिंग्स को जैसे ताजमहल वगैरह को नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। क्यों होता है? तो शहर में जहाँ पर ज़्यादा कारें, ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगी या फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड किससे निकलता है? पेट्रोल के कंबशन से, डीजल के कंबशन से निकलता है। ठीक है। तो अनबर्न्ड होता है तो वायु में जो है, एयर में चले जाता है। तो एयर में फिर जब क्लाउड वगैरह मिक्सिंग होती है तो उस टाइम ये रिएक्ट करके एज ए एसिड रेन जो है आपका लैंड में जो है फॉल आउट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस। तो ग्लोबल वार्मिंग इनमें से क्या कर सकता है? ये सारे ऑप्शन जो है सही है। देखो, ड्राइनेस करेगा क्लाइमेट में, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन कम करेगा क्योंकि बरसात कम हो जाएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेगा, जो हमारी जो सी लेवल है, क्योंकि आइस जो है मेल्ट होने लगेगी, ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे तो आइस जो पानी का जो लेवल है सी में जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। और 2050 तक जो है लगभग जो है भारत के 8 से 14 शहर जो है इसमें जो है डूब जाएंगे। ठीक है। उनमें से मुंबई भी एक शहर है। ठीक है। वो भी जो है पानी में सबमर्ज हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है। ठीक है ना। हेक्साक्लोरोबेंजीन इज ए टाइप ऑफ, तो पीओपी है। पीओपी का मतलब होता है ऑर्गेनिक पॉली ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है। यानी पॉली मीन्स जिसकी बहुत सारी चेन्स बनी होती हैं, और ऑर्गेनिक मीन्स जो कार्बन कंपाउंड है, पॉल्यूटेंट मतलब जो प्रदूषक है। ठीक है। तो पीओ ये है क्लोरोहेक्सोबेंजीन जो है, ये क्या है? पीओपी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पेस्टिसाइड मेनली इंटर इनटू फूड प्रोडक्ट ड्यू टू, तो किससे इंटर करते हैं? तो ये इंटर करते हैं आपके, जो हम सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं लो क्वालिटी के। ठीक है। और रॉन्ग एडवाइस के पेस्टिसाइड हमने यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स में, उसके कारण। और जो है हम टाइमली अपने जो क्रॉप्स में कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कोई कीड़ा लग गया, कुछ लग गया, तो हम टाइमली नहीं देखते, तो क्या होता है कि मास स्केल पर जो है वो फैल जाते हैं अन्य क्रॉप्स में भी। तो उसके कारण क्या है कि सारी क्रॉप बर्बाद होती है। तो फार्मर क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है, उससे क्या होता है, हमारी फूड चेन में जो है पेस्टिसाइड से हमारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। तो आपका जैसे सीएचओ का कॉमन जो पैटर्न रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में जो है आपका ऑलमोस्ट जो है 80 क्वेश्चन जो है आपके सीएचओ यानी नर्सिंग, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसके सब्जेक्ट्स जो है मेनली कम्युनिटी और कम्युनिटी मेडिसिन हो गया। ठीक है। थोड़ा बहुत फर्स्ट एड हो गया, आपको गायनी हो गया, पीडिया हो गया, यही आपके जो है टॉपिक कॉमन से रहते हैं। ठीक है। थोड़ा मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड जो कम्युनिटी में जो इंपॉर्टेंट जो बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और 20 मार्क्स का जो है आपका जीएस और जीके इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो उसका जो है ये क्वेश्चंस कुछ उस टाइप से लग रहे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए एज ए प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का एयर जो है इमीडिएट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। बाकी वाटर भी है, वाटर को बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। सॉइल को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। ठीक है। और एक और होता है आपका एयर को बोलते हैं एटमोसफियर। ठीक है। तो ये चाहिए स्पेयर होते हैं। ठीक है। और एक होता है अर्थ, अर्थ को क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर। ठीक। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपके बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, सारे आपके सिलेबस में है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, सब आपके सिलेबस में है। ठीक है। फर्टिलाइजर इज ए सोर्स ऑफ, फर्टिलाइजर कहाँ से सोर्स है? ये इंडस्ट्रियल सोर्स है, इंडस्ट्रीज में बनता है। ठीक है। ग्रीन बेल्ट इज रेमेडी फॉर, तो ग्रीन बेल्ट हम का प्रयोग जो है हवा के जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए करते हैं। ठीक है। ग्रीन बेल्ट मतलब ग्रीन जोन बन जाएगा। ठीक है। जहाँ ज़्यादा ट्रीज होंगे वहाँ क्या होगा, O2 लेवल जो है अच्छा होगा। ठीक है। वहाँ जो CO2 है उसको ऑब्जर्व कर देगा ये ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 17th क्वेश्चन है एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यूज और ग्रास एंड लीव्स आर, ये किस टाइप के वेस्ट हैं? ये है एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है। कृषि जो है ये वेस्ट है, कृषि उत्पादन के वेस्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सलेज। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको बता देते हैं। सलेज मतलब आपका जो बाथरूम और आपका जो किचन का जो ड्रेनेज होता है, जो उसे हम सलेज बोलते हैं। ठीक है। और सीवेज क्या होता है? सीवेज मतलब जो गटर का पानी होता है। ठीक है। गटर का पानी यानी टॉयलेट वाला जो होता है। ठीक है। जिसमें कि आपका क्या कहते हैं, फीकल मैटर होता है। ठीक है। फीकल मैटर होता है, मल मूत्र जो होता है वो सीवेज में आता है। ठीक है। और जो है सलेज मतलब जो
तो ये आपका बाथरूम और जो आपका किचन से जो वेस्ट वाटर आता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है डिसएडवांटेज, अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल और सलेज करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा सॉइल को जो है कंटामिनेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा वाटर पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है जो ब्रीडिंग जो मॉस्किटोज वगैरह हैं, ठीक है, मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो सारे जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, कैरियज सैनिटेशन सिस्टम इज यूज। तो कैरियज सैनिटेशन सिस्टम मतलब इज यूज इन सेप्टिक टैंक्स, ठीक है। सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं कैरियज सैनिटेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जो है यूनिट, थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गई। थर्ड यूनिट आपकी हमारी जो थी इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन की थी। अब फोर्थ यूनिट हम कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के ऊपर सवाल है, वो देखते हैं। तो पहला सवाल जो है आपका इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड। तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कॉजेस, डिटर्मिनेंट्स यानी मानक यानी कि कारक, मानक या कारक बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। तो कारक यानी कॉजेस, ठीक है, क्या कारण है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी मतलब एपी मीन्स अपॉन या डेमो मीन्स पीपल, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कोई भी बीमारी है कुछ भी है उसका जो प्रभाव जो हमारे जनरल पॉपुलेशन या पब्लिक पर पड़ रहा है उसकी स्टडी को ही हम एपिडेमियोलॉजी करते हैं कहते हैं। या इसको हम ऐसे कम्युनिटी की भाषा में ऐसे कहेंगे, मेडिसिन की भाषा में ऐसे बोलेंगे कि द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। तो इसके डिटर्मिनेंट्स को मतलब होता है कि कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एपिडेमियोलॉजी एज डिफाइंड इन दिस लेसन वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इनमें से कौन कौन से जो है एपिडेमियोलॉजी में जो एक्टिविटी कैटेगराइज करोगे आप। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद एक्यूट एफ्लेटॉक्सिन पॉइजनिंग इन डिस्ट्रिक्ट ए। किसी कहीं पर जो है एक पॉइजन जो है वो उसकी महामारी फैल रही है तो ये भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग द फैमिली हिस्ट्री अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग हैबिट ऑफ दोज विद एंड विदाउट न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज। तो ये सारे जो हैं आपके जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एपिडेमियोलॉजी में आती हैं। रिकमेंडिंग दैट ए रेस्टोरेंट बी क्लोज्ड आफ्टर इम्प्लीकेटिंग ए सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए हो गया किसी रेस्टोरेंट से फैला, इसका मतलब वहाँ पर क्या है कंटामिनेटेड फूड होगा तो वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे तो शायद उनको आउटब्रेक होने के उनको भी फैलने के चांस, इसलिए ये सारे जो है एपिडेमियोलॉजिकल केस स्टडीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो पब्लिक हेल्थ जो सर्विलेंस है इनमें से क्या क्या एक्टिविटीज उसमें आती हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए, सोलिसिटिंग केस रिपोर्ट्स ऑफ पर्सन विद सिम्टम्स कंपेटेबल विद सार्स फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल, ये भी आएगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस मतलब ऐसी जो हेल्थ सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि उसको जो है हमने कुछ नोटिस पीरियड मतलब वो डाल दिया है, ठीक है। यानी वो बिल्कुल हाईलाइट में है, ठीक है, हाईलाइट में है, ठीक है। उसको हम बिल्कुल ऑब्जर्व में कर रहे हैं, ठीक है। तो सार से अगर केसेस हैं तो क्या हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सर्विलांस में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डॉग बाइट के केसेस अगर आपके बढ़ रहे हैं तो वो भी सर्विलांस में आएगा, हेल्थ सर्विलांस। उसी प्रकार से राइटिंग ए रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन सीट बेल्ट यूज टू शेयर विद स्टेज लेजिस्लेचर, तो ये सब पब्लिक हेल्थ सर्विलांसेज में आएंगे कि इससे जो होने वाले प्रभाव है कि वो मास है ना, इसलिए पब्लिक हेल्थ सर्विलांस में ये आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजी आते हैं। आपने ये सारी चीज़ें विदिन जब आप नर्सिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी पढ़ी हुई हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस अगर आप ऑप्शन को और एग्ज़ाम को थोड़ा नर्वस ना होके अगर नॉर्मली अगर लेंगे तो आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द हॉलमार्क फीचर ऑफ एन एनाफैलिटिक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो इसका हॉलमार्क क्या है, वो बेस्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार इसका ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, सी भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन जो है एग्जामिनर की में अगर ए दिया है तो ए इसलिए दिया है क्योंकि जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अदर की जो प्रायोरिटी है थोड़ा लो है बजाय कि इसके जो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपेरिजन ग्रुप जो है ये हॉलमार्क फीचर है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का, ठीक है। कोई भी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में, कोई स्प्रेड ऑफ डिजीज है, सपोज कोविड है, कोविड की हम स्प्रेड ऑफ डिजीज कर रहे हैं विलेज ए में,
तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ना, विलेज ए है सपोज और विलेज बी है, तो हम देखेंगे कि विलेज ए में ऐसा क्या हुआ था, क्या फैक्टर्स रहे जिसके कारण जो विलेज बी में है वहाँ नहीं हुआ, वहाँ यहाँ हुआ। तो कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन ग्रुप जो है वो बेस्ट रहता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयरिंग numbers and rates of illness in a community. रेट्स आर प्रिफर्ड फॉर, तो रेट्स जो है किस लिए प्रिफर होते हैं, ये रिस्क। तो जैसे हम कम्युनिटी इलनेस के लिए मॉर्बिडिटी रेट होता है टोटल हेल्थी पर्सन इंटू 100 इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें एस्टिमेशन हम लगाते हैं, जो हमें दर जो है, दर से क्या पता लगेगा, जो दर है, जैसे मृत्यु दर से मृत्यु पता लगती है कि कितने लोग जो है 1000 की जनसंख्या में मर रहे हैं, या नवजात शिशु जो है उनकी मृत्यु दर IMR अगर निकाल रहे हैं तो उससे पता चलता है कि कितने लोग जो है, कितने बच्चे जो है मर रहे हैं। तो एक हमको एक वो मिल जाता है, स्टडी करने के लिए एक डेटा मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रेट के फॉर्म में वो करते हैं। ठीक है, और उसको फिर पिक्चोरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत ईजी हो जाती है स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हेन एनालाइजिंग सर्विलांस डेटा बाय एज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रिफर्ड। तो कौन सा एज ग्रुप प्रिफर्ड होता है, डिपेंड्स ऑन द डिजीज। ठीक है, तो जब सर्विलांस डेटा है तो वो किस टाइप की डिजीज हुई है, तो वो उससे उसके अनुसार हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टडी इन विच चिल्ड्रन आर रैंडमली असाइंड to receive either a newly formulated vaccine or currently available vaccine and are followed to monitor for side effect and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study। तो जैसे अभी हमने देखा था कोविड की वैक्सीन आई थी, तो कोवैक्सीन और आपका कोविशील्ड था, उसी प्रकार से अभी बच्चों वाली वैक्सीन आई है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ट्रायल फेज होता है, कोई भी नई वैक्सीन बनती है तो उसका सबसे पहले क्या होती है, टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है कि हाँ ये कारगर है कि नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल भी होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल जो ट्रायल है वो हम करवाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी होकर कही जा सकती है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोहोरेट स्टडी डिफर फ्रॉम ए केस कंट्रोल स्टडी इन व्हाट वे। तो कोहोरेट और को केस कंट्रोल जो स्टडी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट इनरोल्ड और कैटेगराइज ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन ए कोहोरेट स्टडी बट नॉट इन ए केस कंट्रोल स्टडी। जो तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हम कोहरेट स्टडी करते हैं उसमें क्या है कि सब्जेक्ट और जो है इनरोल हुए होते हैं, कैटेगराइज होते हैं कि उनके एक्सपोजर स्टेटस क्या है उसके बेसिस पे, बजाय कि केस कंट्रोल स्टडी में जो है सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली कैटेगराइज होते हैं विदाउट एनी एक्सपोजर स्टेटस। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन रिफर टू। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में मैंने शुरू में बताया था, एक ट्रायंगल होता है, इसमें होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर एजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, होस्ट। ये तीनों जो है को रिलेटेड होते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो क्या होगा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड नहीं बनेगा, और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड नहीं बनेगा तो कोई डिजीज जो है किसी कम्युनिटी में महामारी नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द 10th क्वेश्चन, द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो डायरेक्ट मोड कौन सा है, वेक्टर बोर्न जो है, फूड बोर्न है, वेक्टर बोर्न है, या वैक्यूल बोर्न है, या ट्रांसप्लांटेड। डायरेक्ट मतलब जब सीधे हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो किस में आते हैं, फीटल लाइफ में। जब ट्रांसप्लांटल, जैसे मदर को HIV है तो बेबी को होने का भी चांसेस ट्रांसप्लांटल रूट के थ्रू रहता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट मोड हुआ ट्रांसमिशन का डिजीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 5 है, ये भी आपका पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी का। तो इसमें हम देख रहे हैं डेमोग्राफिक सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम जैसे कोई डेटा का हम सर्विलांस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग है, ठीक है, तो उसको जो है हम उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तभी जाके हम सही हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप CHO की तरफ पोस्टेड हो गए तो आपसे बहुत सारा डेटा लिया जाता है, जैसे ANC का। ठीक है, आपकी मंथली जो रिपोर्टिंग होगी उसमें आपको बहुत सारा डेटा, NCD का डेटा, कितने % आपने 30 से ऊपर स्क्रीनिंग करे हैं, कितने BP वाले हैं, कितने उसमें पॉजिटिव निकले, कितने रिफर किए हैं TB के पेशेंट। तो इस टाइप के जो डेटा हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे कम्युनिटी का एनालिसिस लगता है कि हाँ वहाँ के विलेज वाले पीपल इस पर्टिकुलर बीमारी से ज़्यादा संक्रमित हैं, तो हमें वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल करानी है। तो गवर्नमेंट को एक आइडिया मिलता है
उससे हेल्थ प्लानिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो इसका क्वेश्चन है कि बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग, तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हैं आप। अगर बी आर इस तरह से अलग अलग कंडीशन इसमें, और डी आर यानी बी आर मतलब बर्थ रेट एंड डी आर मतलब डेथ रेट। अगर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर बर्थ रेट अगर हाई है यानी ऐसे हाई को ऊपर को दर्शा देंगे, और डेथ रेट जो है लो है यानी डिक्लाइनिंग है, तो कंट्री जो है किसी स्टेज में होगी। डेमोग्राफिक की अलग अलग स्टेज होती हैं, जैसे हाई स्टेशनरी भी है, लेट एक्सपेंडिंग भी है, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी। तो बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा ना, अर्ली एक्सपेंडिंग जो है। ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट। तो अभी इंडिया है, इंडिया कौन सी स्टेज है उसकी, तो वह है लेट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो लेट एक्सपेंडिंग में क्या है, बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है। ठीक है, तो इस तरीके का है इंडिया का अभी लेट एक्सपेंडिंग वाला। ठीक है, डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन। सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल जो है सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, कि पर अगर 1000 मेल हैं तो उनमें कितने फीमेल उनके लिए हैं, तो वो बोला जाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट एज पर 2011, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, सबसे कम कहाँ है, वो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंसस जो है कब लिया जाता है, हर 10 साल बाद लिया जाता है। 2011 में हुआ था, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया। तो पहला जो सेंसस है 1881 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1891 से जो है ये नियमित तौर पर किया जाता है। ठीक है, हर 10 साल में। ठीक, नेक्स्ट है बर्थ, बोथ बर्थ एंड डेथ आर, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन आपको विद इन 21 डेज करा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। डैश इज द सर्विलेंस वेयर रिपोर्ट्स आर अवेटेड एंड नो अटेम्प्ट्स आर मेड टू सीक रिपोर्ट्स एक्टिवली फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम। तो ये कौन सा टाइप का सर्विलेंस होता है, तो ये जब एक्टिवली कहीं पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सिस्टम में किसी का, तो ये वो होता है पैसिव टाइप का। ठीक है, एक्टिव टाइप का क्या होगा, जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्टिव सर्विलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डैश इज द 10th क्वेश्चन देख रहे हैं, डैश इज द सर्विलेंस विच इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ए सैंपल रैंडम और नॉन रैंडम ऑफ कलेक्टिंग साइट्स एज इंडिकेटर डेटा फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सैंपल है। ठीक है, तो उसमें से क्या कर रहे हैं हम, रैंडम और नॉन रैंडम जो है कलेक्टिंग हमारा सैंपल है। ठीक है, तो उसमें से जो है ये किस टाइप का सर्विलांस कराएगा, तो ये कहलाता है सेंटिनल सर्विलांस। ठीक है, सेंटिनल सर्विलांस। ठीक, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, जहाँ पर हम रैंडम जो डेटा उठा रहे हैं और नॉन रैंडम भी। ठीक है, तो उस केसेस में सेनिटियल सर्विलांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर दैट द सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये है रैंडम जो सैम्पलिंग जो है, रैंडम सैम्पलिंग ये दर्शाता है आपका कि जो है आपका जो सैंपल है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉपुलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए डैश टेक्निक। तो स्नोबॉल जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। ठीक है, ये सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं। ठीक है, इसके आधार पर ही जितनी हमारी हेल्थ पॉलिसीज हैं वो तैयार की जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और रिलीजन एंड डिराइविंग द सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, सपोज हमने सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है या कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, डिफरेंट महिला पुरुष हैं, ठीक है, बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने जेंडर और रिलीजन के बेसिस पर उनको क्या कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया। जैसे हिंदू हैं तो उसको पर्टिकुलर उसमें रख दिया। तो क्या इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनको हमने ला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
selection of predefined number of subject from specified subgroup of population is, तो उसे हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, प्री डिफाइंड नंबर्स, जैसे हमने कोटा कोटा वाला आपको मैटर जो होता है, कोटा कोटा क्यों देते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें से हम सपोज 100 है, 100 में से हम 10 छांट रहे हैं, तो 10% क्या हो गया, कोटा हो गया। यानी कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें से हम कुछ पर्टिकुलर चीज जो है पहले से डिसाइड कर देते हैं कि हाँ इतना पॉपुलेशन इसका है, तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मैंने आपको बोला था। ठीक है, इसी तरीके से और जो सैम्पलिंग है ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टिंग एंड द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न इज नोन एज, तो इसको बोलेंगे 15th क्वेश्चन, उसको बोलेंगे हम सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टिंग एंड रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न, तो ये सिस्टेमिक पैटर्न है तो सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, every member of population is likely equal to be selected and the sample are withdrawn with the help of random sample table, तो इसको बोलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम टेबल आएगी तो रैंडम सैम्पलिंग हो गया, और सिंपल है क्योंकि सभी लोगों को इक्वली चांस मिल रहा है, तो इक्वली मिल रहा है तो मतलब सभी के लिए बराबर होगा, समान होगा, तो सिंपल हो गया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा हमने पर्टिकुलर कुछ ऐसा हमने टैग तो डाला नहीं है कि भाई इसमें हमने पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर रिलीजन से करना है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट। ठीक है, तो पुअरेस्ट आपको मैंने बोला हरियाणा में है, और सबसे बेहतर जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है हमारा जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो है गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, तो केरल में जो है सबसे अच्छा है। ठीक है, लिटरेसी रेट में भी और वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, इफ बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज लो द कंट्री विल बी रीच इन विच डेमोग्राफी, जो मैंने अभी बोला था बी आर लिखना है एक साइड, डी आर लिखना है, तो ये भी लो है ये भी लो है। ठीक है, जितने मर रहे हैं जितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, लो जब नीचे है तो लो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल कर रहे हैं ना ये चीज़, तो कुछ हो ही नहीं रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही। ठीक है, या तो एक कम होता है एक ज़्यादा होता है, तो उसमें हम कह सकते हैं सपोज बर्थ ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बर्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई, और हाई मतलब हाई एक्सपेंडिंग हो जाता है, और बर्थ बर्थ ग्रोथ अगर लो होते हैं इसमें, तो इसके तरह के 5-6 कंडीशन बनते हैं, वो आप उसको ऐसे कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 19th क्वेश्चन हमने शायद कर लिया है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग द कंट्री विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफी, तो दोनों ही डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, एकदम वो नहीं है, लो लो तो यहाँ लो का यूज किया गया था, यहाँ पर बोला डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है लो आ रहा है, जैसे ये है ऐसे 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 करके यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ग्राफ है उसमें क्या होता है, लेट एक्सपेंडिंग होगा, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ेगी लेकिन बहुत धीमे रफ्तार से बढ़ेगी। ठीक है, तो लेट एक्सपेंडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन इंडिया, तो आपका पॉपुलेशन सेंसस जो है हर जो 10 साल में होता है, वो हमारा से एक वाइटल स्टैटिक्स का जो है मेन वो रहता है, डेटा कलेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें कि आपका बर्थ बर्थ और आपका डेथ रजिस्ट्रेशन होता है, उससे भी पता चलता है। ठीक है, उसी प्रकार से सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, जो हम अलग अलग टाइप के सर्वे कराते हैं, चाहे वो हेल्थ सर्वे हो या हाउसिंग का सर्वे हो। ठीक है, तो वो जो सर्वे होते हैं वो भी एक डेटा का हमारा वाइटल स्टैटिक्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे विल बी कंडक्टिंग इन एवरी, तो हर सर्वे जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो सर्वे होता है हर 6 महीने में जो है ये करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो है 1969 में जो है 1969 में जो है ये पास किया गया था, और बोथ बर्थ और डेथ जो रजिस्ट्रेशन है विद इन 21 डेज जो है आपको कराना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियसली CHOs में आ चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो कोई स्पेशल एक्ट है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे ESI एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पूछ सकता है अन्य जो आपके अपकमिंग एग्जाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया तो आप इसको तो याद करना है, साथ साथ
इससे रिलेटेड जो मिलते जुलते हैं कुछ एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम तो केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द सेंट्रल सर्विलांस यूनिट ऑफ IDSP है, ठीक है। तो IDSP का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो वेयर इज सेंट्रल सर्विलांस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड, तो कहाँ है ये लोकेटेड, NCDC में है, ठीक है। तो NCDC जो है ये एक भारत सरकार की जो है एक संस्था है, ठीक है। तो ये होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1963 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, डेथ एनालिसिस ऑन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन प्रिसाइज मूवमेंट। तो ये कौन सा है, ये है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये यूनिट आपकी डेमोग्राफिक सर्विलांस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा वाली जो है खत्म हो जाएगी। तो अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट जो है कुछ यूनिट जो है 6, जिसमें हम पढ़ेंगे BMW, यानी BMW गाड़ी नहीं है, BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा चैप्टर है आपका, जो कि पब्लिक हेल्थ का और एपिडेमियोलॉजी के कंट्रोल में जो यूनिट है उसके अंतर्गत है। तो इसमें से पहला जो कलर कोडिंग पर सवाल है, तो 4 जो कलर कोडिंग जो हम BMW में यूज करते हैं वो क्या क्या कलर कोडिंग है, रेड, येलो, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बिन में कौन से, या कलर में, कलर वाले बिन में कौन से पन्नी में कौन सा हमने वेस्ट डालना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, आगे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन BMW ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन। तो BMW में जो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है येलो वाले में किया जाता है। इसको कैसे याद कर सकते हो, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ये क्या होता है, पस वाला, और पस का कलर क्या होता है, येलो, ठीक है। और येलो बिन में येलो, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बोतल, IV ट्यूब और IV सेट कैथेटर शुड बी सेग्रीगेटेड इन। तो ये सब क्या है, ट्यूब कैसे कलर की होती है, किससे बनती है, प्लास्टिक की, प्लास्टिक या रबर की। तो R से रबर, R से रेड, तो रेड वाले बिन में ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंस्टिट्यूट ऑफ। तो ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज एन एग्जांपल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नोजोकोमियल एक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर से जो एसोसिएटेड जो पीपल होते हैं, यानी हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो भी होता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली आपको, जैसे कॉमन जो टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, UTI वगैरह हो जाता है ना। तो एक इसमें और भी जो है एग्जांपल हैं, जैसे UTI हो गया, रेस्पिरेटरी निमोनिया हो गया, ठीक है। सर्जिकल साइट में कोई वुंड है, उसके थ्रू हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो हमें वहाँ वुंड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो गया, या स्किन इन्फेक्शन, ये सारे नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आते हैं। यानी दोज इन्फेक्शन विच आर कोरिलेटेड विद ए हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है इसमें नहीं आता है, उसके बजाय UTI जो है, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस C B कैसे हो सकता है, हेपेटाइटिस C ये कंटामिनेटेड ब्लड, अगर हमको हमारा कोई स्किन में कट है तो वहाँ पर कंटामिनेटेड ब्लड हम टच में आ गए, ठीक है, उससे हो सकता है। हेपेटाइटिस B कैसे हो सकता है, कोई नीडल या सुई जो है आपको चुभ गई, जो कि ऑलरेडी किसी पेशेंट को हमने लगाई हुई थी, जो कि ऑलरेडी हेपेटाइटिस B का ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है। तो कॉमन जो केयरलेसनेस के कारण जो कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो ये उनमें आते हैं, ठीक है, नोजोकोमियल, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स को जो होता है, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो जो है ये
पर्टिकुलर पर्सन को होता है, ठीक है, ड्यू टू ये मेनली साइकोलॉजिकल और स्ट्रेस ज़्यादा लेने से इरिटेबल आईबीएस होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है इनका विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप, एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द कलर ऑफ बैग इन विच इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट आर डिस्पोज। तो मैंने सॉइल्ड वेस्ट वेस्ट बोला था आपको, येलो वाले बिन में होता है सॉलिड वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज। तो नॉन हैजार्डियस वेस्ट होता है मेजोरिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन BMW नीडल्स एंड सिरिंजेस विथ फिक्स्ड नीडल्स स्कैल्पल्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन। तो बायोमेडिकल जो ये नीडल है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है ना, शार्प वाले जो हैं ये जो है आपका वाइट वाले में, ठीक है। विथ फिक्स्ड नीडल स्कैल्पल शुड बी सेग्रीगेटेड, यानी उसमें जो है उसको हमने यूज नहीं करा है तो हमें लग रहा है कि ये डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, तो वाइट वाले में करेंगे, ठीक है। और ब्लू वाले में जो है कांच के जो टुकड़े हैं वो चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मोस्टली जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव जो है उस पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आप करेंगे। 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंक्लूड। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेज ऑफिसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये सारे जो है कमेटी है, कमेटी के सभी जो है मेंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर भी होता है उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल वाला, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस वाला भी होता है, ठीक है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसके अंतर्गत जो एनएस होती है, उसके अंदर अदर स्टाफ आता है, यानी जो मैट्रन पैटर्न, ठीक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी जो पीएमएस है, ठीक है। तो उसको हॉस्पिटल का जो इंचार्ज होता है, जो सारी व्यवस्थाएं देखता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ये सब सदस्य होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से उनका एक चेयरपर्सन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रो हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेविंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है, कोई भी देखो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है ना, एमआरडी होता है हर हॉस्पिटल में। तो जनरली जो है कोई भी पेशेंट की जैसे ऑपरेशन हुआ या कोई भी प्रोसीजर हुआ तो मिनिमम जो उसकी फाइल वगैरह जो रखी जाती है 5 years के ड्यूरेशन तक रखी जाती है, क्योंकि आफ्टर 5 year ये फिर कोर्ट वगैरह में जैसे कभी जरूरत पड़ती है तो ये फिर मान ही नहीं रहता है, क्योंकि 5 साल तक ही कोई संस्था को जो है रिकॉर्ड रखने का ये प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ बायो हजार्ड। तो ये सिंबल दिया है पिक्चर डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो इसमें से सिंबल आपको बायो हजार्ड का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इस टाइप का जो सिंबल है ये सिंबल ऑफ बायो हजार्ड है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम वाले क्वेश्चन भी जरूर आने चाहिए, कभी कभी डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अच्छा स्कोरिंग हो जाता है इनसे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम और पिक्चर से अगर हम कोई चीज याद करते हैं तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है इस सेशन का। तो 13वां प्रश्न हम देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूम अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज लॉन्च इन। तो 1998 में जो है ये हमारे, देखो सर इसमें से एक तो ये वाला लॉ आपको याद होना चाहिए कि जो BMW लॉ है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये भी पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। और BMW कब आया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था 1998 में, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड। तो इम्यूनाइजेशन साइट में आपको पता है जो इंजेक्शन है उसके रैपर हो गए, ठीक है, सिरिंजेज होगी, ठीक है। ब्लड बैंक में भी आपको पता है, ब्लड बैंक में जो हम आईवी यूज करते हैं, आईवी लाइन यूज करते हैं, ठीक है, कैनुला वगैरह, ये सारी चीजें वो भी वेस्ट प्रोडक्ट आती हैं, ठीक है। नर्सिंग होम्स में जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर वो आता है। तो फर्स्ट एड जो है स्कूल्स में हम ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, तो BMW जो रूल है उसमें शेड्यूल 1 है 2016 का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी
और उसके कैसे सेग्रीगेशन मेथड हैं, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे उसको डिस्पोजल करना है। तो ये प्रावधान जो है शेड्यूल 1 में दिया गया है। शेड्यूल 1 हमेशा क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके बारे में एक ब्रीफिंग होती है ना कि हाँ इसके अंदर ये है। तो शेड्यूल 1 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में जो है इसको रिवाइज किया गया था। तो पहला जो शेड्यूल है उसमें आपको क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरीज होती हैं, कैसे उसको सेग्रीगेट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये और कैसे डिस्पोज करना है, सारे इसमें बताया गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से शेड्यूल 2 है, ये भी आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 2 में क्या है। तो 16वां क्वेश्चन है इसका। तो शेड्यूल 2 में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। तो क्या क्या इसके मानक रहेंगे। ठीक है, कोई हमने ट्रीटमेंट करा बायोमेडिकल वेस्ट में तो उसके मानक के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये प्रावधान उसमें दिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर। येलो कैटेगरी में क्या आता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसको करते हैं इंसेनिनेशन या डीप बरियल। इंसेनिनेशन मतलब तो इलेक्ट्रिक जो आपकी अवन टाइप की होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी फर्नेंसेज होती हैं, भट्टियाँ होती है, इलेक्ट्रिक भट्टियाँ। तो उसमें जो है जितना भी हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो उसको वहाँ पर बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रिकली अगर इंसिनरेटर है तो मोस्टली हॉस्पिटल सेटअप में इंसिनरेटर लगा रहता है, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डीप पिट करके डीप बरियल हम उसको जमीन के नीचे काट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज वन विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल शुड इन्वॉल्व। तो एजुकेशन एंड तो इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, उसकी क्या एजुकेशन में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। एक तो हम कराएंगे उनको रेगुलर जो है ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। कैसे हमने इसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को अपनाना है, जैसे हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर बिन में प्रॉपर कैटेगरी का डालना है। ठीक है। प्रॉपरली उसको पहले से तो सेग्रीगेट करना है, फिर जाके बिन में डालना है, फिर बिन से जो है प्रॉपर उसको इंसिनरेटर या डीप बरियल ट्रीटमेंट मेथड करना है। ठीक है। ये 3-4 मेजर स्टेप होते हैं। तो टाइम टू टाइम जब ट्रेनिंग होगी तभी लोग उसको याद भी रखेंगे, तभी उनकी प्रैक्टिस और हैबिट में भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पीरियोडिक रीट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ। बार बार कुछ ऐसे पोस्टर, कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसे वर्कशॉप अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें तो क्या हो जाएगा कि वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी जो है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के जो है इफेक्टिव मेजर्स हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स एंड एम्प्यूल्स। तो मैंने बोला था जो डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं और एम्प्यूल्स होते हैं, जो कांच वाले जो होते हैं, वो ब्लू में आता है। ठीक है। ब्लू बिन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है मैंने अभी बोला था आपसे, एक तो यूटीआई हो गया, ये आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आता है। ठीक है। उसके इसी प्रकार से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है। ये सारे और उसके प्रकार से इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपका, या कोई सर्जिकल वोंड है आपका तो उसमें कुछ पंचर हो गया, उससे आपको बीमारी लग सकती है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे को जो है ये एंटीरोवायरस है, स्टेफाइलोकोकस और बैक्टीरिया है, या एस्पेरगिलस है, तो सारे जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का जो हमारा जो यूनिट 2 है, जो यूनिट 6 है, ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित था, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है। तो ये आगे भी हमारी ये जो अभी तो हमने यूनिट 1 ही करा है। ठीक है। ब्लॉक 1 किया है, उसके साथ साथ हमने इसमें 6 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आगे के वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे पूरा जो कोर्स है। तो एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से ये कोर्स कराया जा रहा है आपको। तो आने वाले आपके जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बहुत कम समय में मैंने कंपाइल करके आपको समझाया है, और ऑप्शन इस तरीके से बताए हैं कि ताकि आपका जो है थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, और आपने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो काफ़ी आपकी हेल्प हो रही होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कहीं पर आपको डाउट होता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है आपने इस टाइप से बता दिया तो हमें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप
वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा जो है ये सीरीज़ फिर आपको देखिए नॉलेज लेनी है तो पूरी लीजिए, ठीक है, अंत तक उसको देखिएगा। और जो है आपका सीएचओ, मैं खुद सीएचओ हूँ, तो मुझसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपको बता रहा हूँ, तो मेरी जो गाइडेंस है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है।